टॉपिक है हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, जैसे ये आपका डिमांड है, डिमांड के दो हिस्से कर दिए हम लोगों ने इस तरीके से। ठीक है, तो एक तो हो जाएगा आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, और एक हो जाएगा चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड। ठीक है जी। अब इसके अंदर फिर से जो है दो कैटेगरी हो जाती है। एक होता है आपका एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इधर साइड से अगर आप देखें तो इसके फिर से दो कैटेगरी हो जाते हैं, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, अब जरा समझिए, वर्डिंग्स के ऊपर जाइए, जरा वर्डिंग्स को ध्यान से समझिए कि क्या कह रहा है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड, दोनों में क्या फर्क है। जब क्वेश्चन के अंदर या फिर टॉपिक के अंदर डिमांड में जो चेंजेस आते हैं, अगर वो प्राइस की वजह से आ रहा है, जब आप लोगों ने फैक्टर अफेक्टिंग पढ़े थे तो डिमांड ऑफ एक्स बराबर फैक्टर प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, फ्यूचर ट्रेंड्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, है ना, ये सब था। ये वाला आपका फैक्टर आता है किसके अंदर, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी आता है। और ये बाकी के सारे थे जो ये आता था आपके अदर फैक्टर में आता था। क्या? अब जरा समझो, हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि लॉ ऑफ डिमांड में कि डिमांड जब चेंज होता है ड्यू टू प्राइस, अगर प्राइस के वजह से अगर डिमांड घट रहा है या बढ़ रहा है तो उस सिचुएशन में अदर फैक्टर कांस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा कि अगर अदर फैक्टर की वजह से अगर डिमांड चेंज हो रहा है तो ये मान करके चलते हैं कि प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो जरा यहां पर समझेंगे कि अगर प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है डिमांड, प्राइस की वजह से, तो वो कहलाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ठीक है जी, ये प्राइस में चेंज होने की वजह से जब डिमांड घटती है या बढ़ती है तो वो कहलाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो अगर कभी डेफिनेशन पूछता है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में लिखिए, ठीक है, तो व्हेन अदर फैक्टर आर कांस्टेंट, जब आप इसकी बात करोगे तो ये अदर फैक्टर की वजह से है तो ये कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो व्हेन अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, ठीक है, when demand is when demand is increase it will be extension of demand, और when demand is decrease it will be contraction of demand। ठीक है, अगर वस्तु की अपनी कीमत अगर बढ़ रही है या घट रही है तो उसकी वजह से अगर डिमांड में बढ़ना घटना कहला रहा है तो कहलाएगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहलाएगा। ठीक है जी। अब जरा देखिए, अगर एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि डिमांड का बढ़ना, तो डिमांड का बढ़ना, तो क्यों डिमांड बढ़ रहा होगा, क्योंकि प्राइस घट गया होगा। तो यहां पर आप लिखोगे कि प्राइस जो है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। तो डेफिनेशन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड की बनेगी क्या, कि अन्य कारक समान रहने पर, व्हेन अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, व्हेन डिमांड ऑफ द कमोडिटी विल इंक्रीज, ठीक है, इट विल बी सेड एज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। वस्तु की अपनी कीमत घटने पर अगर वस्तु की मांग बढ़ रही है तो उसे कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। हिंदी में जरा बताइए इसका नाम क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड को क्या कहते हैं, संकुचन, विस्तार। ठीक है, इसे कहते हैं मांग का विस्तार, मांग का
मांग में है, मांग में विस्तार, और ये मांग में कमी, कोई बात नहीं, संकुचन है, ठीक है ना। तो यहां पर ये कहलाता है मांग का संकुचन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। विस्तार मतलब बढ़ना, तो डिमांड बढ़ रही है, और संकुचन मतलब घटना, तो डिमांड घट रही है। और इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी कि अगर वस्तु की अन्य कारक समान रहने पर, अदर फैक्टर कांस्टेंट, ठीक है, वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने पर अगर मांग घट जाए तो वो मांग का संकुचन कहलाता है या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहलाता है। समझ में आई बात? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कम हो जाना, एक्सटेंशन का मतलब बढ़ जाना। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा जी, अब इधर आ जाते हैं, इस वाले में क्या है जी, ये मिटाऊं इसको? अभी नहीं, अभी जरूरत नहीं है। देखिए, इंक्रीज इन डिमांड के बारे में बात करते थे, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। क्या लिखोगे यहां पे? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। अदर फैक्टर में चेंजेस आने की वजह से अगर आपकी डिमांड घट रही है या बढ़ रही है तो उसे कहते हैं चेंज इन डिमांड। क्या कहते हैं? चेंज इन डिमांड, या फिर मांग में कमी, नहीं, मांग में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन, ठीक है जी, मांग में परिवर्तन। तो अब समझ में आ गया कि अगर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अगर कह रहा है तो वो क्या है? ड्यू टू प्राइस हो रहा है, और अगर चेंज इन डिमांड कह रहा है तो वो क्या हो रहा है? अदर फैक्टर की वजह से हो रहा है। समझ में आई बात? ठीक है। अब जरा समझेंगे, इंक्रीज इन डिमांड का डेफिनेशन अगर लिखना है, व्हेन प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी इज कांस्टेंट। जब इसकी बात करोगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या होगा? अगर ड्यू टू अदर फैक्टर, क्या अदर फैक्टर डिमांड विल इंक्रीज, ठीक है, तो क्या कहलाएगा? इंक्रीज इन डिमांड कहलाएगा। अदर फैक्टर की वजह से, चाहे वो इनकम की वजह से हो रहा हो, चाहे वो प्रेफरेंस ट्रेंड की वजह से हो रहा हो, चाहे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से हो रहा हो, चाहे सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से हो रहा है, कंप्लीमेंट्री गुड्स की वजह से हो रहा हो, तो इन चीजों की वजह से अगर वस्तु की डिमांड बढ़ रही है तो वो क्या कहलाएगा? इंक्रीज इन डिमांड कहलाएगा, ठीक है। तो आपसे कभी कभी क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन पूछता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज ऑन डिमांड, दोनों में डिमांड बढ़ रही है, पर वहां पे ड्यू टू प्राइस बढ़ रहा है, यहां पर ड्यू टू अदर फैक्टर बढ़ रहा है। आई बात समझ में? ठीक है। कभी कभी डिफरेंस बिटवीन पूछता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड, तो वहां पर चेंजेस जो आ रहे हैं वो प्राइस की वजह से आ रहे हैं, उसमें दोनों लिखोगे। आपके प्राइस के बढ़ने पर डिमांड घट जाती है, प्राइस के घटने पर डिमांड बढ़ जाती है। यहां पर आप दोनों लिखोगे कि अदर फैक्टर के बढ़ने या घटने पर आपका डिमांड में बदलाव आता है, ठीक है, यहां पे प्राइस कांस्टेंट रहता है। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये आपका इंक्रीज इन डिमांड। अब मिटा देते हैं इसको, अदर फैक्टर तो क्लियर हो गया ना आपको। तो इंक्रीज इन डिमांड के अंदर क्या है कि प्राइस जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। और अदर फैक्टर की वजह से अगर डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो ये कहलाएगा इंक्रीज इन डिमांड। यहां पर भी प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस, हाँ, अगर अदर फैक्टर की वजह से जो है अगर डिमांड घट रहा है तो डिक्रीज इन डिमांड कहलाता है। क्लियर हो गया? चलिए अब इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ समझिए जी, यहां पर इसका ग्राफ देखेंगे तो इसका ग्राफ बनेगा, क्योंकि प्राइस जो था वो क्या हो रहा है? घट रहा है और डिमांड बढ़ रही है, तो आपने बनाना है इस तरीके से। ये आपका प्राइस था पहले, और इतनी क्वांटिटी आप डिमांड कर रहे थे, क्यू जो है डिमांड कर रहे थे, ठीक है। प्राइस क्या हुआ? घट गया, तो P से घट करके प्राइस जो है वो P1 हो गया, तो डिमांड जो है वो बढ़ करके Q1 हो गया। समझ में आई बात? और इन दोनों पॉइंट को मिला करके जो कर्व बनेगा वो कहलाएगा डिमांड कर्व, ठीक है। और आप पॉइंट पहले यहां पर थे, वो यहां पर आ गया, मतलब ऐसे करके आपने मूवमेंट किया, स्लोप डाउनवर्ड। समझ में आई बात? और किधर की तरफ मूवमेंट हुआ आपका? ये हो गया आपका लेफ्ट टू राइट की तरफ मूवमेंट होगा, ठीक है। इसके अंदर अच्छा, इसको हम लोग मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व के नाम से भी जानते हैं। यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां पर लिख देता हूं मैं, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व के नाम से भी जानते हैं हम उसको। मूवमेंट अलोंग
डिमांड कर्व। अच्छा क्यों जानते हैं? क्योंकि देखो इसके अंदर जो मूवमेंट होता है वो एक ही डिमांड कर्व के ऊपर या तो ऊपर की तरफ होता है या नीचे की तरफ होता है। समझ में आई बात? यहां पर का ग्राफ देखेंगे, यहां पर का ग्राफ क्या है आपका इस तरीके से, ठीक है। आपको ये प्राइस था और ये क्वांटिटी था, ये प्राइस और ये क्वांटिटी। क्योंकि प्राइस के बढ़ने से डिमांड घट गया तो प्राइस बढ़ गया और डिमांड घट गया। ये Q1 हो गया, प्राइस बढ़ के P1 हो गया। जो लाइन बनेगी मिलाते हुए ये बनेगा आपका डिमांड कर्व। समझ में आई बात? तो ऐसे में देखो आप पहले पॉइंट इस पे थे, आप उधर की तरफ शिफ्ट हुए हो। समझ में आई बात? देखो जरा इसमें भी क्या हुआ है, डिमांड कर्व के ऊपर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चले गए हैं। ठीक है, अब जरा यहां आइए। आप लोगों को पता है कि यहां पे प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है। तो अगर प्राइस में कोई चेंज नहीं है तो प्राइस में तो कोई चेंज नहीं रहेगा, बट क्या है, डिमांड बढ़ रही है। पहले आप क्वांटिटी इस पे काम कर रहे थे, आपकी डिमांड और बढ़ गई। ठीक है, तो Q1 हो गया, Q से Q1 हो गया। ठीक है, तो पहले डिमांड कर्व आपका ये था, अब डिमांड कर्व ये हो गया। मतलब कहने का है डिमांड कर्व नया बन गया आपका। इस वजह से इसको कहा जाता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। लिख देता हूं यहां पर, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, क्योंकि इसके अंदर जो है एक नया डिमांड कर्व बन जाता है। इनमें देखो डिमांड कर्व नया नहीं बन रहा था, उसी डिमांड कर्व क्या था, ऊपर या नीचे की तरफ मूवमेंट हो। देखो उसी पे नीचे, उसी पे ऊपर, जबकि इसके अंदर नया डिमांड कर्व बनता है। यहां पर देखिए जी, सेम यहां पर भी ऐसे ही होगा कि अगर आपका ये प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, ये P है और ये Q है, ठीक है, और डिमांड जो है वो घट गई, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है, अदर फैक्टर की वजह से आई है। और अदर फैक्टर को हम ग्राफ में नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर अदर फैक्टर्स की वजह से अगर प्राइस के अंदर चेंजेस आए, डिमांड के अंदर चेंजेस आए, डिमांड घट गई है, तो डिमांड हो गई आपकी यहां पर। पहले आप Q क्वांटिटी परचेज कर रहे थे, अब Q1 परचेज कर रहे हो। डिमांड कर पहले यहां पे था, अब यहां पर हो गया। ठीक है जी, तो ये आपका D था और ये D1 हो गया, ये D था, ये D1 हो गया। समझ में आई बात? तो अब जरा देखो इसके अंदर आपने मूवमेंट इधर की तरफ किया है। क्लियर हुआ? ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा चार्ट हो गया, आपके सारे के सारे कर्व कंप्लीट हो गए, सारे।